अथेरोस्क्लेरोसिस। अब रिस्क फैक्टर ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, याद करने के लिए कि याद करना मतलब ऐसे इस तरह पूछा भी जाता है कि व्हाट आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड व्हाट आर द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस के आंसर में नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? एज, सेक्स, रेस एंड जेनेटिक्स। तो अबाउट 50 ईयर्स से ज़्यादा की एज और फीमेल में 45 ईयर्स से ज़्यादा की एज जो है उसमें अथेरोस्क्लेरोसिस काफ़ी कॉमन होता है। अब एज जो हो गया, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है सेक्स। तो ऐसे है कि जो फीमेल है, फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होती है। एस्ट्रोजन एक्चुअली कॉजेज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू द बाइल। तो एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ या एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। तो एस्ट्रोजन जो है एक कहने के इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो कोलेस्ट्रॉल की हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को बचाता है इन फीमेल। और मेल में इसलिए भी ज़्यादा है कि मेल में स्मोकिंग में काफ़ी कॉमन है। तो मेल इसकी वजह से स्मोकिंग इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर फॉर अथेरोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा रेस, तो रेस जो है वो वाइट में काफ़ी कॉमन होता है अथेरोस्क्लेरोसिस जो वाइट पॉपुलेशन है। और जेनेटिक्स में कि हम जानते हैं कि कई डिजीजेज हैं जो कि जेनेटिक्स में फैमिलीज में रन करती हैं, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, डिस्लिपिडीमिया, ये फैमिली में रन करती हैं। दैट इटसेल्फ आर रिस्क फैक्टर फॉर अथेरोस्क्लेरोसिस। तो एज क्या मैंने बताया कि 50 ईयर्स से ज़्यादा की एज। सेक्स में फीमेल में क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोडक्शन है जो कि बचाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट करवाता है। तो मीनोपॉज की जो फीमेल है, जो मीनोपॉज में मतलब एस्ट्रोजन प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस काफ़ी कॉमन हो जाता है। इसके अलावा फीमेल जो है उसमें स्मोकिंग है एक रिस्क फैक्टर, रेस जो है वो वाइट, और जेनेटिक्स ड्यू टू सम डिजीज। इसके अलावा नॉन मॉडिफाइबल में कौन कौन से आ जाते हैं? हाइपरटेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंजर करता है, डायबिटीज मेलाइटस, डिस्लिपिडीमियास, होमोसिस्टिनीमियास और बेसिटी, और इसके अलावा स्मोकिंग। अबाउट 80% डिजीज में मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर है उसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया और ओबेसिटी जरूर एंड स्मोकिंग जरूर इन्वॉल्व होता है। अब ओबेसिटी इज इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर फॉर डिस्लिपिडीमियास, डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन। तो ये हो गया रिस्क फैक्टर्स फॉर अथेरोस्क्लेरोसिस। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस अगर हम देखें, imagine that this is the internal elastic lamina और ये सारा जो है ये एंडोथेलियम और ट्यूनिका इंटीमा है। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज द फाइब्रोसिस। इसके पीछे जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऑल द सेल्स that are involved in the inflammation and atherosclerosis are producing different type of growth factors. These growth factor induces the proliferation या कह रहे हैं कि increases the proliferation of connective tissue। तो connective tissue की proliferation होगी तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस होने की चांसेस हो जाती है, और जब फाइब्रोसिस होगी तो वेसल वॉल वीक हो जाती है। The second one is calcification। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो रहे हैं, जब डैमेज होंगे तो वो निक्रोस करेंगे। ड्यू टू निक्रोसिस, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब निक्रोसिस होती है तो जो फैटी एसिड्स हैं, जो मेम्ब्रेन के फैटी एसिड्स हैं, वो एक्सपोज हो जाती हैं। एंड दीज फैटी एसिड हैव अफिनिटी फॉर द कैल्शियम, तो क्या होगी कि उनकी कैल्सिफिकेशन होगी। तो जस्ट अज्यूम दैट
यहाँ पे अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन गया, ठीक है, ये प्लाक है जिसकी वजह से ल्यूमेन जो है वो ये एक्सटेंड हुई है, ल्यूमेन जो है वो नैरो हो गया। तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो गई है या अंदर की तरफ फाइब्रोसिस हो गई है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। जब हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक को ट्रीट नहीं करते तो सबसे पहले तो वो क्या करवाना होता है, स्टेबल एंजाइना करवाता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल है क्योंकि अगर कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जब वो ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होगा तो उसकी वजह से स्टेबल एंजाइना होता है। लेकिन इफ द atherosclerosis is not treated, there will be different inflammation and ulceration and rupture in the atherosclerotic plaque, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो उसकी सरफेस है, ये जो सरफेस है ये क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। When the surface is rough, एंडोथेलियम रफ हो गई है तो क्या होगा, उसके ऊपर प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी। तो यहाँ पे एक प्लेटलेट का क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। और जब प्लेटलेट क्लॉट बनेगा उसकी वजह से इट इज फॉलोड बाय एक्टिवेशन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, तो फिब्रिन मेशवर्क बनेगा और वो इसके ऊपर एक फिब्रिन कोड बना देगा, ठीक है, फिब्रिन मेशवर्क। तो इसकी वजह से एक पूरा क्लॉट बन चुका है जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। तो इट में बी फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। तो यहाँ पे थ्रोम्बस बने और थ्रोम्बस में डिसलॉज फ्रॉम इट्स साइट ऑफ फॉर्मेशन and it may start and enter the circulation and move in different parts of the body as embolus. Next complication, जैसा कि मैंने आपको बताया कि at the shoulder of atherosclerotic plaque there are vasovasorum that start neovascularization। अब जो न्यू वेसल्स बनी है वो क्या होंगी, फ्रेजाइल होंगी और उनके चांसेस काफ़ी कॉमन है हेमरेज के। तो ड्यू टू हेमरेज देयर आर चांसेस ऑफ, यहाँ पे ये है अथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक है, ठीक है, ड्यू टू हेमरेज देयर आर चांसेस ऑफ इंट्रा प्लाक हेमरेज, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रा प्लाक हेमरेज। और एक पॉइंट मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इट इन्वॉल्व द ट्यूनिका इंटीमा इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इट एट टाइम, इंट्रा प्लाक hemorrhage, and the third last one is aneurysm। कि if atherosclerotic plaque is not treated at time it causes secondary degenerative changes in the tunica media, क्योंकि जो टोन को बना के रख रहा है tunica media it is responsible for the maintenance of tone of blood vessel। तो अगर टोन डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, जब हाई ब्लड प्रेशर पास मतलब हाई ब्लड प्रेशर लाइक इमेजिन कर लें कि एओर्टा में होल है, ठीक है, तो एओर्टा में ब्लड प्रेशर काफी हाई होगा तो क्या करेगा कि वो वॉल को बाहर की तरफ पुश करेगा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, बलूनिंग ऑफ ब्लड वेसल। तो मैं इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे था प्लाक, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक था और यहाँ पे इसने सेकेंडरी डीजेनरेटिव चेंजेस करवा दिए थे ट्यूनिका मीडिया में, जिसकी वजह से ट्यूनिका मीडिया जो थी वो काफी वीक हो गई। मतलब ट्यूनिका इंटीमा इज नॉट ट्रीटेड इट कॉजेज सेकेंडरी डीजेनरेटिव चेंजेस इन द ट्यूनिका मीडिया, जिसकी वजह से ट्यूनिका मीडिया वीक हो गई है और उसकी टोन जो है, ब्लड वेसल की टोन जो है वो खत्म हो गई है, जिसकी वजह से जब हाई ब्लड प्रेशर पास करेगा, जब ब्लड एट हाई प्रेशर पास करेगा और वो वेसल को बाहर की तरफ पुश करेगा तो देयर विल बी बलूनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जिसको हम क्या कहेंगे, एन्यूरिज्म्स। तो फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन अपीयर होगी। इसके अलावा वहाँ पे थ्रोम्बस बनेगा क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो रफ हो चुकी है। इसके अलावा न्यू वैस्कुलराइजेशन की वजह से वहाँ पे इंट्राप्लाक हेमरेजेस होंगे और इसके अलावा सेकेंडरी डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से
एन्यूरिज्म्स बनेगा। तो अब हम अपनी लास्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस की है ऑन द बेसिस कि उसमें कितना लिपिड कंटेंट है। तो फर्स्ट होता है फैटी डॉट्स। इसमें क्या होता है कि ठीक है, मतलब नॉर्मल एंडोथेलियम वैसे थी, लेकिन अब वो एक प्लाक सा बन चुके हैं। ठीक है, तो इसमें few macrophages small in size containing lipid core। ठीक है, तो फैटी डॉट में क्या होता है, few macrophages containing lipid can are present। ठीक है, तो मतलब एक से दो नजर आते हैं इसमें, सिर्फ एक से दो होते हैं। सेकेंड इज फैटी स्ट्रीक्स। फैटी स्ट्रीक क्या होता है, सम ऑफ द फैटी डॉट, मतलब जो कोर सेल्स हैं ये कंबाइन करते हैं एक साथ और फिर क्या बनाते हैं, रिलेटिवली लार्जर सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं फैटी स्ट्रीक। असल में ये क्या है, फॉर्म सेल है। नेक्स्ट स्टेज इज इंटरमीडिएट लीजन। इंटरमीडिएट लीजन में क्या होता है कि यहाँ पे तक आपको नजर आ रहा है कि एलडीएल सारा सेल्स के अंदर है, लेकिन एक जैसे जैसे अगर आप यहाँ पे एक बात को नोटिस करें कि यहाँ पे नीचे जाते जाते एलडीएल का लेवल बढ़ रहा है। एलडीएल का लेवल इतना था तो ये था, उससे ज्यादा बढ़ा तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर गया, साइज ऑफ सेल इंक्रीज कर गया। और एलडीएल का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि सम एलडीएल कैन बी सीन आउटसाइड दीज मैक्रोफेजेस। तो आपको कुछ एलडीएल नजर आएगा आउटसाइड दीज सेल। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ मैक्रोफेजेस जो हैं वो निक्रोस करेंगे, एपोप्टोसिस करेंगे और रिलीज करेंगे लिपिड, जो कि कंबाइन करेगा और बनाएगा एक होमोजेनियस मैस जिसे लिपिड कोर कहते हैं। तो यहाँ पे लिपिड कोर और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे लिपिड है। तो अगर आप यहाँ तक देखें कि कंसंट्रेशन ऑफ एलडीएल इनसाइड द ट्यूनिका इंटीमा इंक्रीज हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है फाइब्रोफैटी अथोमा फॉर्मेशन या फाइब्रस कैप फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम फाइब्रस कैप बनाएंगे। और यहाँ पे क्या है, स्मॉल मसल फाइबर्स। ठीक है, और उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। तो ये सारा मिलकर क्या बनाता है, फाइब्रस कैप। ठीक है, विच इज द हॉलमार्क ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस। एंड द लास्ट स्टेज इज कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेटेड स्टेज, जैसे कि जिसमें कॉम्प्लिकेशन अपीयर होगी। तो उसको अगर हम ड्रॉ करें तो वो क्या बनेगा,
इसके अलावा यहाँ पे जो प्लेटलेट एप्लीकेशन हुई थी और उसके ऊपर फिब्रिन का कोड, फिब्रिन मैश वर्क आ गया है। तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज जिसमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस होती हैं, लाइक इंट्राप्लाक हेमरेजेस एंड एन्यूरिज्म हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है, थ्रोम्बस जो है वो डिसलोकेट करके आगे एम्बुलेंस कर सकता है। तो इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने टाइप्स ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ ली, उसके बाद पैथोजेनेसिस देखी, रिस्क फैक्टर्स को देखा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस एंड क्लासिफिकेशन। तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और आपको कैसा लेक्चर लगा ज़रूर बताएं, मुझे डीएम करें, और ऐसे क्या चीज़ आप चाहते हैं कि जो इस लेक्चर में ज़्यादा होनी चाहिए थी। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछें। जज़ाकल्लाह।